Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Hena Usman with our next lecture. We are studying Unit 1 and today we are going to start the last content of Unit 1. This is 1.3, a poem, September, the first day of school by Howard Nemerov. When we are going to read any poem, first of all we have to read about the theme or the central idea of the poem. This poem is written from a parent's point of view and recalls the mixed emotions of not only his child's first day of school but of his own as well. This writing also describes the outcome of a general education. The work is divided into two parts. The former majors on emotions and the later on the purpose of school and education in general. Much more is woven into September, the first day of school. It also describes the insecurities and hopes of parents for their children. So this is the poem about the parents' point of view, how parents are feeling when they are leaving their child for the very first time in school. सो डेफिनेटली पेरेंट्स के लिए वो एक थोड़ा सा टफ़ टाइम होता है कि आप घर के एक बहुत ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में से निकाल के बच्चे को एक बिल्कुल नई जगह पे छोड़ के आ रहे होते हैं, तो यू आर फीलिंग इनसिक्योर और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है कि बच्चा वहाँ पे कोप करेगा कि नहीं करेगा. तो प्ले ग्रुप के पेरेंट्स ऑलवेज हैविंग और फीलिंग एन एंग्जाइटी. सो लेट्स स्टार्ट. Before starting our poem, we must have to know about few things. This poem has strophes. You have heard about the word stanza. आपने सुना होगा कि पोएम में स्टेंजाज होते हैं, लेकिन इस पोएम के अंदर स्ट्रॉफीज हैं. What is a strophe? Strophe is one type of stanza. When division of a poem are irregular and unrhymed, they are called strophes. जब आपकी पोएम की डिवीज़न अनराइम्ड होती है, इरेगुलर होती है, तो फिर वो पोएम स्ट्रॉफीज़ में डिवाइड होती है, फिर हम उसको स्टेंजा नहीं कहते. अब अनराइम्ड और इरेगुलर से क्या मुराद है? आपने राइमिंग स्कीम पढ़ी होगी. हर पोएम की एक राइमिंग स्कीम होती है. हम उसको थोड़ा रिफ़्रेश भी कर लेंगे कि पोएम की राइमिंग स्कीम कैसे बनाई जाती है. सो जो राइमिंग स्कीम है, अगर तो वो राइमिंग स्कीम मौजूद हो पोएम में, तो फिर वो रेगुलर पोएम कहलाती है. रेगुलर पोएम्स आर द वंस विच हैव अ रेपिटेटिव राइमिंग स्कीम. फॉर एग्जाम्पल ABC, ADA, ABC, ADA और AAF, BBE, CCF, DDE. While irregular poems have an irregular, non-repetitive rhyme scheme, that is ABC, DDF, BCE, ABD. तो अब राइम स्कीम को समझना कैसे है कि राइम स्कीम क्या होती है. अभी यहाँ पे देखिए, मैं आपको दो एग्जांपल्स दे रही हूँ. पहले राइम्ड अगर कोई पोएम हो, Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short date. अब आप इसमें देखें कि ये 4 लाइन्स हैं एक पोएम की, और इसमें जो फर्स्ट लाइन है और जो थर्ड लाइन है उनका लास्ट वर्ड सेम है. तो ये राइम स्कीम बना रहा है डे एंड मे. फिर हमारे पास सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड सेम है, टेम्परेट डेट, टेम्परेट डेट. तो ये हमारे पास राइमिंग स्कीम है कि आपके आखिरी वर्ड्स अगर रिपीट हो रहे हैं स्कीम राइम के हवाले से, साउंड के हवाले से रेपिटेशन में आ रहे हैं, तो फिर वो राइम स्कीम होती है और रेगुलर पोएम बन जाती है, तो फिर वो स्टेंजा कहलाता है. अब अनराइम्ड देखिए, ये एक और एग्जाम्पल है. टू craven to take his own advice, he stumbled over time, a distant echo of what he proclaimed an alien. अब ये 3 लाइन्स हैं और तीनों लाइन्स के एंड का कोई भी वर्ड आपस में नहीं मिलता.
इसका मतलब है कि ये एक अनराइम्ड पोएम है. देन इट विल बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रॉफीज. तो होपफुली आपको स्ट्रॉफी क्लियर हो गई होगी. हमारे पास ये जो पोएम अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें हमारे पास 4 स्ट्रॉफीज़ हैं और लास्ट ओनली 2 लाइंस रह जाती हैं. जो 2 लाइंस हैं उसके अंदर आपके पास मेन थीम और क्रस्ट ऑफ द पोएम भी आ जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ स्ट्रॉफी 1. The poet Howard Nemerov explaining the feelings of parents. My child and I hold hands on the way to school. He, being a father, going to drop his son to the school and they are holding hands. अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा है और उसका हाथ पकड़ा हुआ है. And when I leave him at the first grade door, और जब मैं उसको उसकी पहली क्लास के दरवाजे पर छोड़ता हूँ. He cries a little but is brave he does. Brave, courageous, बहादुर. So he is saying when I am leaving the hand of my son at that door, he cries, वो रोता है. He does let go. He does let go, but he let me go. He is not stubborn, he is not insisting, or he is not trying to be with me, or he is not stopping me. वो मुझे नहीं रोक रहा कि आप मेरे साथ रुकें. वो रोया ज़रूर है लेकिन उसने मेरा हाथ छोड़ दिया कि ठीक है आप जाएं. इट मीन्स that my son is very brave. My selfish tears remind me how. My selfish tears, so self-centered, or you can say he is now recalling something. तो कहते हैं when I am leaving my son there, so definitely I am becoming sentimental or I started weeping. So when the tears were shedding from my eyes, so I just recalled something. मुझे कुछ याद आया. How I cried before that door a life ago. It's a memory that once today's father once was a child and his father was leaving him at the door of school. यानी आज जो बाप है कल वो बेटा था और उसके फादर उसको स्कूल के लिए छोड़ने आए थे. तो अब वो यहाँ पे इसको को रिलेट करता है कि जब मैंने अपने बेटे का हाथ छोड़ा तो मेरा बेटा तो बहुत बहादुर है, उसने मुझे जाने दिया. और फिर इस चीज़ ने मुझे याद दिलाया कि इस दरवाज़े के आगे तो मैं भी बहुत रोया था. आई मे हैव हैड अ हार्ड टाइम लेटिंग गो एंड आई वॉज नॉट ईजी टू लेट माई फादर गो. मैं अपने फादर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ रहा था और आई वॉज वीपिंग, क्राइंग और मेकिंग फस एंड आई डोंट वांट टू बी देयर. मैंने अपने फादर को इतने आराम से जाने नहीं दिया. So in the very first strophe, we see that in this strophe, the poet is telling us that father and son heading towards school. Father and son are holding hands, and at the gate of the school or at the door of that classroom, when he is leaving his son let him go. उसका बेटा उसको easily जाने देता है. And at that specific time, he is recalling his own memory that once when I was a child and my father was living here, I was very much afraid or I did not let him go easily. मैंने अपने फादर को इतनी आसानी से जाने नहीं दिया था. So this is the strophe 1. अगर आप इसकी लाइंस को देखेंगे, not a single line is matching और इसमें आपके पास सारी लाइंस जो हैं वो डिफरेंट हैं. आपके पास कोई भी राइम स्कीम इसमें नहीं बन रही है. Strophe 2. Each fall the children must endure together. Fall means term, semester. जो भी आपके टर्म्स होते हैं, जो सेमेस्टर्स होते हैं, तो each fall, हर एक टर्म में the children must endure, bear, withstand, बर्दाश्त करना, झेलना, चीज़ों से गुजरना. together they are going to experience many things together. वो एक साथ चीज़ों को देखेंगे, उनसे गुजरेंगे, because for all of them the things are new.
सारे के सारे बच्चे जो किंडरगार्टन के हैं या सारे के सारे बच्चे जो मेरे बेटे की क्लास में हैं, दे ऑल आर न्यू, दे ऑल आर स्टार्टिंग देयर लर्निंग. सो उन सब के लिए ही ये सारी की सारी चीज़ें नई हैं. So they are going to experience new aspects of life, what every child also endures alone. सारे बच्चे मिलके जो चीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं at individual level, one child is facing that thing also. यानी एक बच्चा अपने पर्सनल लेवल के ऊपर भी तो उस चीज़ को समझ रहा है, देख रहा है, उससे गुजर रहा है. इट मीन्स कि थिंग्स आर नॉट ईजी और इक्वल फॉर एवरी वन. हर एक के लिए अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट होता है, हर एक का एब्जॉर्बिंग लेवल डिफरेंट होता है, हर एक की मेंटालिटी कैपेसिटी डिफरेंट होती है. सो ही इज सेइंग दैट all children have to face this problem, and each child at his own also has to face these problems alone. Learning the alphabet, and what are those problems? बिल्कुल स्टार्ट में when you have started your studies, जब आपने भी अपनी पढ़ाई शुरू की थी, तो आज अगर आप बहुत अच्छे से इंग्लिश लिख लेते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो डेफिनेटली देयर वाज वंस द स्टार्ट. आपने भी तो एडिशन सीखी होगी, सब्ट्रैक्शन सीखी होगी, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को सीखा होगा. तो अब ये बच्चा अभी उसी स्टेज के ऊपर है, लर्निंग द अल्फ़ाबेट्स. जो अल्फ़ाबेट सीख रहा है, द इंटीजर्स. इंटीजर बेसिकली कहते हैं कंटेनिंग नेचुरल नंबर्स. जिसमें नेचुरल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं. सो आप आसानी के लिए हम इसको ये कह सकते हैं कि दिस चाइल्ड इज़ लर्निंग अल्फ़ाबेट्स ABC एंड द चाइल्ड इज़ लर्निंग द नंबर्स 1 2 3 4. 3 dozen bits and pieces of a stuff. 3 dozen bits and pieces of a stuff means that the child is also trying to understand different methods, different quantity. 3 dozen वैसे कहा जाता है, डज़न 12 को कहते हैं जिसमें कोई भी चीज़ 12 की तादाद में होती है. 3 dozen bits and pieces and bits, 3 dozen bits and pieces of a stuff. यानी वो जो बच्चा है जिसको मैं अभी स्कूल में छोड़कर आया हूँ, नाउ ही इज़ गोइंग टू एंडेवर ऑल दीज थिंग्स. यानी अब वो तादाद बता रहा है कि एक तरह से एग्ज़ाम्पल दे रहा है कि 3 दर्जन छोटे से टुकड़े या कुछ और हिस्से किसी भी चीज़ के, मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुख्तलिफ़ हिस्से, मुख्तलिफ़ मकदार में, मुख्तलिफ़ तादाद में वो अब सीखेगा. सो आर्बिट्रेटरी रैंडम. ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एक ही पैटर्न के ऊपर चीज़ उस बच्चे को सिखाई जा रही होगी. ऐसे बिखरी हुई मुख्तलिफ़ चीज़ें उसके दिमाग में आ रही हैं, उसको एब्जॉर्ब कराई जा रही हैं, उसको सिखाई जा रही हैं. सो प्रेम्पटरी, एब्सोल्यूट, फाइनल, डिसाइसिव. कुछ चीज़ें बिखरी हुई हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल ऐसी हैं जो हमेशा के लिए सेम रहने वाली हैं. प्रेम्पटरी, एब्सोल्यूट या फाइनल मीन्स अगर आपने बचपन में सीखा है कि 1 + 1 = 2, तो 1 + 1 कभी भी 22 नहीं होगा. कुछ चीज़ें जो आपने बेस लाइन पे सीख ली, दे विल ऑलवेज रिमेन सेम. that worlds invisible and visible. So now he is going to learn about different things. कुछ देखी कुछ अनदेखी चीज़ें means few things which you are learning on practical basis, few things which are your concepts. कुछ चीज़ें जो आपके कॉन्सेप्ट्स में आ रही हैं, कुछ चीज़ें जो आपको बज़ाहिर नज़र आ रही हैं और आप उनको प्रैक्टिकली सीखते जा रहे हैं. bow down before it means they all are bowing in front of him. He is learning them. Basically the meaning of this line is all these visible and invisible things, my son is learning them. He has started learning them. Some things are new for him, something were invisible for him. What is an invisible thing? हमारे लिए कोई चीज़ invisible कब तक होती है? Until unless we do not know about that. अब अगर वो कोई आइडिया है, कोई कॉन्सेप्ट है, अगर हमने कभी उस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं तो हमारे लिए इनविजिबल होगा.
इसको आप अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे लें तो फॉर एग्जांपल इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, इट हैज़ सो मेनी वर्ड्स। आप एक डिक्शनरी पूरी जो है वो मेमोराइज़ नहीं कर सकते, काफ़ी मुश्किल काम है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप आज एक नया वर्ड इंग्लिश का सीखते हैं, लेट्स ऑब्ज़र्व दिस थिंग, आपको वो लफ्ज़ आज के बाद सुनाई देना शुरू हो जाएगा। यू विल स्टार्ट हेयरिंग दैट वर्ड। हाउ? वो वर्ड तो पहले भी मौजूद था, डिक्शनरी में भी था, आपके लिए इनविजिबल था, आपके माइंड ने उसको कभी रजिस्टर ही नहीं किया था, आपके ईयर्स ने उसको कभी सुना ही नहीं था। तो once it is registered in your mind and your brain has just stored it, you started hearing it, आपको सुनाई देना शुरू हो जाता है, नज़र आने लग जाता है, कहीं ना कहीं से वो आपके कानों में पड़ता है और आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उसको डीकोड करके आपको उसके मीनिंग बताता है। जो वर्ड आपने सुना ही नहीं होगा कभी, तो वो आपके लिए इनविजिबल ही रहेगा। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल दिस। In this stanza, he is telling that a child in the new class, when he is at the start of his studies, going to learn different things from the baseline, things which he knew a little bit, things which he did not know, and he is starting them from the very scratch. So a child is starting learning new things. So this is the poem. अब बेसिकली पोएम आपके पेपर में कैसे आएगा, पोएम का क्वेश्चन फर्स्ट ये कि पेपर में आपको एक स्टेंजा दे दिया जाएगा, इन्हीं में स्टेंजाज में से एक स्टेंजा होगा। अब इसमें क्योंकि स्ट्रॉफीज़ हैं तो फॉर एग्जांपल वो एक स्ट्रॉफी उठा लेते हैं, यही स्ट्रॉफी 2 उठा लेते हैं। अब इस स्ट्रॉफी में से वो आपके लिए क्वेश्चंस फॉर्म कर देंगे। 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन होगा पैराफ्रेजिंग। यू ऑल आर फेमिलियर विद पैराफ्रेजिंग, अगर नहीं तो वी कैन डू इट अगेन। पैराफ्रेजिंग में ये होता है कि आपको जो भी स्टेंजा दिया गया हुआ होता है, आप उसकी पोइटिक फॉर्म को तोड़ लेते हैं और उसको बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख देते हैं। तो इस स्टेंजा के एंड पे आपको 3 क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होंगे। अब वो जो 3 क्वेश्चंस हैं उनका फॉर्मेट क्या होगा, पैराफ्रेज द गिवन स्टेंजा 1 हो सकता है और नहीं भी हो सकता, और आपसे इसी में से कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विजिबल और इनविजिबल, व्हाट द चाइल्ड इज़ गोइंग टू स्टार्ट लर्निंग, बच्चा क्या सीखने जा रहा है, लर्निंग द अल्फ़ाबेट्स, द इंटीजर्स, 3 डज़न बिट्स एंड पीसेस ऑफ अ स्टफ, दिस इज़ द आंसर। तो इसी में से आपके लिए वो छोटे छोटे से क्वेश्चंस बना देते हैं कि फॉर एग्जांपल वो कह सकता है कि वाई पोइट थिंक्स दैट ईच चाइल्ड हैज़ टू अंडरगो सर्टेन एक्सपीरियंसेस टू लर्न, टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स। तो इसी में से आपके लिए चीज़ बनाई जाती है, छोटे छोटे से क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड अंडरलाइन करके दे दें कि इसका मीनिंग बताएं, या आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन दिस स्टेंजा, तो आपको स्टेंजा में अगर कोई फिगर ऑफ स्पीच है, स्टेंजा में तो कोई फिगर ऑफ स्पीच यूज़ नहीं हुआ, जब होगा किसी भी पोएम में तो मैं आपको साथ ही एक्सप्लेन कर दूँगी। और जब पोएम कंप्लीट हो जाएगी तो 1 क्वेश्चन इज़ फ्रॉम योर पोएम ऑफ 6 मार्क्स, जिसको हम कहते हैं कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है और वो आपकी थीम या सेंट्रल आइडिया से रिलेवेंट होता है, 6 मार्क्स का होता है। तो टोटल पोएम के सेगमेंट में से आपको 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 1 विल बी स्टेंजा हैविंग 3 क्वेश्चंस, इसमें चॉइस नहीं होती, एक ही स्टेंजा होता है, वो आपको अटेम्प्ट करना होता है, और 1 इज़ द लॉन्गर क्वेश्चन। 2 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, उसमें से आपने एक अटेम्प्ट करना होता है। आपकी पूरी बुक में टोटल 5 पोएम्स हैं, जिसमें से आपको कोई 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें से आपने एक अटेम्प्ट करना होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पोएम। अभी हमने 2 स्ट्रॉफीज़ रीड की हैं, इंशाल्लाह वी विल proceed in the next lecture. This is all about today. Thank you. Stay blessed.